हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं नागमणि भारती और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एरा नॉलेज में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट पेपर जो कि बीपीएससी के द्वारा लिया गया था, हाई स्कूल का जो क्लास 9-10 का एग्ज़ाम लिया गया था उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो हमने कल एक वीडियो बनाया था, तो उसमें पार्ट 1 का वीडियो बनाया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमने वो पूरा सॉल्यूशन दिया था, बट मेरे फ़ोन का स्पेस फुल होने के कारण पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आज हम उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के आ रहे हैं, और जो भी जिसका भी सॉल्यूशन हम आप पार्ट 1 में नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप पार्ट 1 का पूरा देख लीजिए, और उसके बाद पार्ट 2 जहाँ से भी क्वेश्चन हमने छोड़ा था, यानी कि 47 तक हमने सॉल्यूशन कर रखा था। तो आज हम लोग 48 से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा टोटल ऊपर स्क्रीन पे। हम एक करके बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ उसका सॉल्यूशन करते हैं, जितना हो सकता है वहाँ तक। तो आइए हम लोग 48 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पर। क्वेश्चन है कि 48 का साइन थीटा इज इक्वल टू m/n, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल फॉलो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज पे होता है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, कुछ ऐसा। ये 90 डिग्री हो गया। तो इसमें क्या दिया है, साइन थीटा बराबर m/n दे रखा है। साइन थीटा बराबर m/n ये दे रखा है। अगर हम इस कोण को थीटा मानते हैं, ठीक है, आप लोगों ने अगर क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। तो थीटा ये मानते हैं। हम नॉर्मली जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि p/h कह सकते हैं। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होता है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो लगा हुआ भाग होता है वो आधार होता है, ठीक है। और जो ये डायगोनल जैसा होता है ये होता है हमारा क्या, कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज का कर्ण। तो साइन थीटा बराबर p/h होता है ना, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो p का वैल्यू क्या है, m है, और p/h, ठीक है। तो h का वैल्यू क्या दे रखा है, n दे रखा है। तो बताइए बेस हम लोग यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा था, h² = p² + b²। तो क्या हम लोग यहाँ से बेस यानी कि जो इसका वैल्यू है अगर b मान लेते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, b = क्या, h² - p² का अंडर रूट। तो इससे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकल जाएगा, तो देखिए b = क्या हो जाएगा, √ h का वैल्यू क्या है, n है, तो n² हो जाएगा, और p का वैल्यू m है तो m² हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, b का वैल्यू, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं b का वैल्यू क्या हो गया, √n² - m², ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या बोला है, tan थीटा + 4 लिखते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन। tan थीटा + 4 डिवाइड बाय 4 cot थीटा + 1 ये दे रखा है क्वेश्चन। इसी को सॉल्व करके लाना आंसर। चलिए हम इसी को पहले ना कुछ सॉल्व करते हैं ताकि शॉर्ट हो जाए थोड़ा सा क्वेश्चन। tan थीटा + 4 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, tan थीटा + 4। क्या हम लोग cot थीटा को लिख सकते हैं, 4 × 1/tan थीटा, ठीक है, +1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में tan थीटा + 4 वैसे ही छोड़ देते हैं, tan थीटा + 4 डिवाइड बाय, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, और यहाँ हो जाएगा 4 + tan थीटा, ऐसा कुछ होगा ना। अब देखिए ऊपर भी क्या है, tan + 4 थीटा, नीचे भी है tan + 4 थीटा। क्या ये कटेगा, पूरी तरह से कट जाएगा ना, हाँ। तो बचेगा क्या, तो ये ऊपर चला जाएगा ना, नीचे वाला जो वैल्यू है। जब ऐसा कुछ होता है x/1/x, तो इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं x × x, ऐसे लिखते हैं। बस यहाँ पर वही करेंगे, जो बेस वाला वैल्यू होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा डायरेक्ट जो बचेगा वो tan थीटा होगा, ठीक है। अब बताइए इसी को ना सॉल्व करके हम लोग ये लाए हैं यहाँ पर, तो इसी का वैल्यू डायरेक्ट निकाल देंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो tan थीटा, बताइए थीटा ये है, तो tan थीटा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लंब बटा आधार, यानी कि p/b। बताइए p क्या है मेरा, p/b, p का वैल्यू क्या है, तो p मेरा परपेंडिकुलर है जिसका वैल्यू दिया है m,
और बी क्या लाए थे हम लोग, तो रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, एम बट्टा रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा आपका 48 का ई। देख लीजिए नेक्स्ट है, यदि समांतर श्रेणी का एनवां पद, क्वेश्चन नंबर 49, 2n+1 है। बताइए एनवां पद दिया है ना, मतलब कि tn बराबर दे दिया है मेरा 2n+1, ऐसा कुछ दे दिया है। तो इसके पहले 3 पदों का योग, तो बताइए पहला 3 पद का योग पूछ रहा है ना, तो अगर n का वैल्यू हम लोग पहले 1 ले लेते हैं, ठीक है 1, तो 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 2 1 या 2 + 1, यानी कि पहला पद आ जाएगा 3। फिर अगर 2 रखते हैं n = 2, ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 1 5, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 5। अगर n = 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 + 1 7। और यही तीनों का तो योग पूछा है कि ये पहला 3 पदों का योग, तो बताइए 5 3 8 7 15, सिंपल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, कह रहा है कि यहाँ देखिएगा आप लोग क्वेश्चन, त्रिभुज ABC और तथा त्रिभुज DBC का आधार BC है। इतना तो कंफर्म कर दिया कि जो हमारा 2 त्रिभुज है लेकिन आधार सेम है, एक ही मतलब आधार है, ठीक है, तथा BC की विपरीत दिशाओं में 2 त्रिभुज हैं। अच्छा, मतलब कि 2 त्रिभुज, सिंपल समझिए कि 2 त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज का अगर आधार एक ही है तो कह सकते हैं हम लोग कि चतुर्भुज बन रहा है। तो हम लोग ऐसा फिगर ड्रॉ कर रहे हैं कुछ, सपोज, ठीक है, और आधार सेम बोला है तो हम लोग ऐसा कर देते हैं कि आधार इसको ये बना देते हैं, ये मेरा आधार हो गया BC आधार, यानी कि इसको B कर देते हैं, इसको C, और ये होगा A, और एक और हो गया D। बताइए ABC और DBC, ये 2 ट्राइंगल मिल करके एक बन गया ना चतुर्भुज। और बोला है दोनों ट्राइंगल का आधार BC है, क्या देखिए, तो इस ट्राइंगल के लिए भी आधार BC है ना, और DBC के लिए भी ये आधार BC है, मतलब सेम आधार, एक ही आधार हो गया, आधार है जो कॉमन है। अब पढ़िए, यदि O विकर्ण AD तथा BC का प्रतिच्छेद बिंदु है। बताइए AD और BC, मतलब इसको हमको ऐसा मिलाना पड़ेगा, ठीक है, और इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या बोला है, O है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल समझिए, हम लोग पूछा है ये जो त्रिभुज है ABC का क्षेत्रफल DBC के क्षेत्रफल किसके बराबर होंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले ना हम जो 2 ट्राइंगल है ABC और DBC, ये दोनों को हम लोग सिमिलर करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ऐसा कुछ ड्रॉ करेंगे, और इसमें भी कुछ ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कर दिए, कुछ नाम देते हैं PQ, ठीक है। तो अब बताइए ये जो कोण है त्रिभुज APO और त्रिभुज DQO, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर यानी कि समरूप होंगे या नहीं, बिल्कुल होंगे। कैसे, तो देखिए ये दोनों कोण हैं जो क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, और एक कोण क्या है मेरा समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल APO और DQO दोनों समरूप होंगे ना, और जब समरूप होंगे तो उसकी समरूप जो भुजाएं होगी वो भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, या फिर कह सकते हैं कि समान अनुपात में होगा। तो देखिए हम लोग अब ऑप्शन से चलते हैं। तो इस ट्रायंगल में APO और DQO, ये दोनों में क्या क्या है जो हम लोग को समान मिलेगा, तो बताइए। तो सिंपल AP बट्टा DQ, सबसे पहली बात तो P और Q तो हमने अपने खुद से माना है, तो ये जो ट्रायंगल में जो दोनों कॉमन मिलेगा वही मेरा ऑप्शन में होगा। तो देखिए AO बट्टा OD, AO बट्टा DO कह सकते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि OA बट्टा OD, और जो ये दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखिए AO बट्टा DO, हाँ तो है ही, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। सिंपल, हम लोगों ने क्या किया, सिंपल समझिए कि जो 2 ट्रायंगल था उसको सिमिलर करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इसको फिर हमने सिमिलर कर दिया एक शीर्षाभिमुख कोण से और एक क्या परपेंडिकुलर से, और जब सिमिलर हो गया तो दोनों भुजाएं भी आपस में समान अनुपात में काटेगी होंगी, तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और चलिए, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल
एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ वर्गाकार खेत है जो कि वर्ग के आकार का है ना, ठीक है, मान लीजिए है। तो क्षेत्रफल दे रखा है कितना है 24,200 वर्ग मीटर, यानी कि ऐसा कर सकते हैं। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम लोग अगर इसका साइड निकालना चाहें a तो क्या निकल जाएगा, तो इसको हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, पहले 2 से करिए तो कितना हो जाएगा 121। 121 किसका होता है, तो 11 × 11, और 100 का कितना होता है 10 × 10, लिख दिए। अब हम लोग इसका निकालेंगे a का वैल्यू ना, a का वैल्यू। तो बताइए हम लोग जब वर्गमूल निकालते हैं तो जो रूट के अंदर 2 वैल्यू होता है उसका 1 बाहर करते हैं ना, तो सिंपल ऐसा कर देते हैं हम लोग, जो 2 तो सिंगल है तो 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, और बाकी 11 2 है, 1 11 बाहर, 2 10 है तो 1 10 बाहर, मतलब सिंपल अगर a का वैल्यू कहा जाए तो 110√2 क्या हो जाएगा मीटर में ना, क्यों, क्योंकि जो मेरा एरिया दे रखा था, क्षेत्रफल दे रखा था वो मीटर स्क्वायर में था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे मीटर में करेंगे। तो ये मेरा क्या आ गया साइड आ गया, यानी कि भुजा 110√2 मीटर, ठीक है। अब आगे पढ़िए। तो 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक महिला उस खेत को तिरछा कितने समय में पार करेगी, सिंपल समझिए, तिरछा पार कर रही है ना, यानी कि वर्ग के विकर्ण से वो क्रॉस कर रही है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना गांव में कि खेत रहेगा, आरी रहेगा, आदमी आरी से जाना नहीं पसंद करेगा, शॉर्टकट देखेगा, तो ये महिला जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं शॉर्टकट जाना पसंद कर रही हैं, या ऐसा कुछ, ठीक है। तो बताइए कैसे जा रहे हैं, तो वर्ग के विकर्ण से शॉर्टकट जा रहे हैं। अगर इनको यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो इतना घूम के काहे लगे जाएंगे, चलो इधर से शॉर्टकट चले जाते हैं। वही काम इस क्वेश्चन में हो रहा है कि जो महिला हैं शॉर्टकट चल रही हैं, तो कितना के स्पीड से चल रही हैं, तो 6.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो खेत को तिरछा यानी कि पार करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो बताइए ये क्या है, वर्ग का विकर्ण है ना, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हम लोग जानते हैं √2 गुने भुजा, ठीक है। तो √2 गुने भुजा कितना लाए हैं 110√2। बताइए तो यहाँ वर्ग का विकर्ण मेरा कितना निकल जाएगा 110√2 गुने √2 कितना, तो 2 कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, ये क्या मेरा निकलेगा मीटर में वर्ग का विकर्ण। तो बताइए ये जो मेरा निकला है क्या ये वर्ग के विकर्ण की पूरी लंबाई है, बिल्कुल है, क्योंकि ये वर्ग का विकर्ण का लंबाई है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी है। तो बताइए दूरी हमको पता है, चाल पता है, समय नहीं निकाल लेंगे, और चूंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में, ये हमको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए समय बराबर क्या होता है, नॉर्मली हम लोग फॉर्मूला जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 220 मीटर में, और चाल कितना है 6.6 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए उसको हम चेंज कर दें मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कर देते हैं। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से क्या करते हैं गुना करते हैं, और अगर कोई वैल्यू मीटर में दे रखा है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से हम लोग नॉर्मली गुना करते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 0 ऊपर जाएगा ना। अब काटिए 11 दूनी 22, 11 छक 66, ठीक है, द्वितीय 6, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 छक 18, यानी 6 दूनी 12, 120 क्या आया, ये मेरा आ गया मीटर पर, मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज किया था, यानी कि ये सेकंड आ गया मेरा। तो बताइए 120 सेकंड बराबर हम लोग नहीं कह सकते हैं कि 2 मिनट हो गया, यानी कि मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 64 का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक्चुअली ये जितना भी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन अभी दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कल दे रखे थे, लेकिन स्पेस फुल होने के कारण क्या हुआ कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, फिर से मेहनत कर ले रहे हैं। वो कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तो सीने में ना आग को जिंदा रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 सभी 3 अंकीय प्राकृत संख्याओं जो 11 के गुणक हैं
का योग कितना होगा? बताइए। 3 अंकीय संख्या, सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या क्या होगी? तो 100 होगा। सबसे छोटा, पहले सिंपल समझिए, सबसे छोटा 3 अंकीय संख्या, सबसे छोटा 3 अंकीय संख्या कितना होगा? 100 होगा। और सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या क्या होगा? 999 होगा ना। चलिए, तो बोल रहा है कि 3 अंकीय संख्या तो है, लेकिन जो संख्या है वो 11 का गुणक है, और जितनी भी संख्याएं हैं जो 11 से गुणज होंगी और 3 अंकों वाली होंगी, वो सभी संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले संख्या हम लोग निकालते हैं कि क्या होगी जो 11 से कटेगी 3 अंकों वाली। तो बताइए, 11 दहियों 110, यानी कि अगर हम लोग कहें कि 3 अंकों की जो पहली संख्या 11 से डिविजिबल होगी, कटेगी, क्या वो 110 होगा? पहला संख्या बिल्कुल होगा। उसी तरह से अगर लास्ट संख्या हम लोग निकालना चाहें कि लास्ट वाला नंबर है जो कौन सा कटेगा, तो बताइए 11 99 990, ये मेरा लास्ट वाला संख्या होगा जो 11 से कटेगा। अब बताइए इसका सेकंड वाला क्या हो जाएगा वैल्यू? तो इसके बाद वाला 11 दहियों 120, तो 11 गुने 11 121, ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या होगी। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते मेरा कहाँ तक गया होगा? 990 तक। और इसके बीच की जितनी भी संख्याएं होगी जो 11 से डिविजिबल होगी, ये सभी का क्या पूछा है? योग, यानी कि सम पूछा है। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ना हम लोग नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म मतलब TN, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th तो अच्छे से याद होगा। TN इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी। बताइए TN कितना है? 990। A कितना है? 110 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना? तो बताइए D तो हमेशा सेम ही ना रहेगा। AP का सारा नंबर हमेशा D जो वैल्यू होता है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस CD जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। हमेशा क्या 11 का अंतर होगा ना, 11 का अंतर, तो यही मेरा D का वैल्यू हो जाएगा। तो D यहाँ पे रख देते हैं 11। तो घटाइए, ये इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 0 8 8। अब 11 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू n-1। बताइए कितना से कटेगा? 11 8 88, 80 और प्लस 1, यानी कि 81। नंबर ऑफ जो मेरा n हो गया, मतलब कि 110 121 100, फिर नेक्स्ट जो भी 11 से कटते कटते 990 तक होगा। टोटल मेरा नंबर कितना होगी? संख्याएं कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, 81 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है? अब पूछा है कि जितनी भी संख्याएं हैं सबका सम। तो बताइए सम का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, SN बराबर, हाँ, यानी कि SN बराबर क्या हो जाएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 81, यानी कि 81/2 मिडिल ब्रैकेट 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 110, यानी 110 गुने 2, 11 दूनी 220 प्लस n-1 यानी कि 81 - 1 यानी कि 80, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 11 इक्वल टू d इंटू 11। ठीक है, चलिए तो 81/2 बताइए 11 8 88 जोड़ दीजिए इसमें, 880, तो 0 8 10 गिराते हैं, 8 10 1 11, काटिए, कितना से कटेगा? 5500 से कटेगा ना, और इसको गुना कर दीजिए, यानी 00 तो लास्ट में हो जाएगा, बाकी 81 से गुना कर दीजिए। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 8 5 40, 0 हाथ में 4 8 4 4 44, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 5 4 4, यानी कि 5 5 4 4। देखिए तो 44,550 दे रहा है, 44,550, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वैसी संख्याओं का जो 11 से गुणज हो, 11 का गुणज हो और 3 अंकों संख्याएं हो, जितनी भी होंगी सारे का योग कितना हो जाएगा? 44,550, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या रहा है? 66। k के किस मान के लिए 3 × k - 1 + 4k = 24 और 15x + 20y = 8 × k + 13 के अनंत हल रखते हैं? तो बताइए, आप लोगों ने 9th क्लास में, 9th क्लास की क्वेश्चन है कि अगर आप अनंत हल का बात करते हैं तो जो कोफिशिएंट होता है ABC, उसमें ना अंतर बताया जाता है कि क्या रिलेशन होगा। तो जब भी अनंत हल हो ना तो रिलेशन होता है, याद रखिएगा आप लोग, कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कब? ये कंडीशन केवल और केवल तब होगा जब
अनंत हल हो तो बताइए, यहाँ पे वैल्यू नहीं रख देंगे, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है 3 इंटू k-1, ठीक है, बट्टा a2 क्या है तो 15 है, इज इक्वल टू b1 क्या है, तो b1 यानी कि बाई का कोफिशिएंट, तो बाई का कोफिशिएंट 4 है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ, और b2 यानी कि नीचे सेकंड वाले इक्वेशन में बाई का कोफिशिएंट कितना है 20 है, 4 5 20, 5 3 15, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 3k-3 इज इक्वल टू 3, बताइए 3k बराबर 3 3 6, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, आंसर हो गया। चलिए 67, p का मान जो इस प्रकार है कि बिंदु a इज इक्वल टू ए का निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,7, बी का p,3 और c का 7,3, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। चलिए सबसे पहली बात की एक कंडीशन दे रखा है कि जो दिया है ट्रायंगल वो एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो जिसका b पर कोण समकोण है यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका b है जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री बना दिए और निर्देशांक दे रखा है। तो पूछा है कि जो इसमें p है ना, जो कोऑर्डिनेट b में जो वैल्यू दे रखा है p,3 इसी का वैल्यू पूछा है और c का क्या है 7,3 और a का क्या दे रखा है 4,7। तो बताइए कल भी हम ऐसा सवाल को ना डिस्कस किए थे कि ऐसा क्वेश्चन होना तो हमेशा हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से चलेंगे और डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए हम आप लोगों को कंसेप्ट बता दे रहे हैं, ठीक है ना, p का वैल्यू निकालना हमको, बताइए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल, क्योंकि एक कोण समकोण है और राइट एंगल ट्रायंगल का एक कंसेप्ट होता है जो कि थ्योरी होता है वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता है ना। तो बताइए इससे हम लोग निकाल सकते हैं ये दूरी, क्या दूरी होगा, ठीक है, निकालिए। 7 में से 4 गया, यहाँ पे पुट करेंगे x2 माइनस x1, 7 में से 4 गया 3 3 3 9, ठीक है, 9 हो गया, 9 हो गया, प्लस फिर बाई 2 माइनस बाई 1 यानी 3 में से 7 गया तो -4, -4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये जो मेरा डिस्टेंस है वो 5 हो गया, ठीक है। उसी तरह से फिर इसमें अप्लाई करेंगे तो बताइए x2 माइनस x1 तो 7 माइनस p हो जाएगा, 7 माइनस p का होल स्क्वायर। उसी तरह से 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर 0, 0 का कुछ वैल्यू नहीं, स्क्वायर करें तो भी 0 हो जाएगा, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इसका डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या चीज का है BC का, ठीक ना। अब निकालते हैं AB का, बताइए P माइनस x2 माइनस x1 करेंगे ना तो 4 माइनस P यानी कि 4 माइनस P का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और बताइए ये रूट ओवर होगा ना दोनों साइड, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। तो बताइए ये जो मेरा है क्या है हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण है ना, और ये क्या है आधार है, और ये है जो मेरा लंब है। तो ये जो हम लाए हैं ये मेरा क्या चीज़ का काम करेगा, लंब यानी P का काम करेगा, और ये जो हम लाए हैं वो क्या चीज़ का काम करेगा, B का काम करेगा। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कर्ण कितना दिया रखा है 5 आ गया है, हम लोग निकाले हैं 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, लंब कितना है लिखिए रूट अंडर 4 माइनस P का होल स्क्वायर प्लस 16, ऐसा होगा, प्लस B यानी बेस का स्क्वायर, तो क्या करेंगे रूट अंडर 7 माइनस P का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तब ना होगा। देखिए ये h हो गया मेरा मतलब हाइपोटेन्यूज, और ये मेरा क्या होगा बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। क्या देखिए तो कि ये नहीं है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब क्या हम लोग यहाँ से सॉल्व करके P का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, ये तो 5 है तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रेक करते हैं, 4 को 16
पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस कितना है 16, इसको करते हैं 7×7 प्लस पी स्क्वायर 7 दूनी 14 माइनस में p हो गया। अब इसको लेफ्ट राइट कर देना है बस, और क्या बताइए। पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो गया मेरा काम इसका। अब देखिए -8p और माइनस कितना 14p तो कितना हो जाएगा 22 ना, -22p हो जाएगा प्लस बाकी जो 16 32 और कितना 49 जोड़ दीजिए, 9 11 के हाथ में 1 4 3 7 1 8 बराबर कितना 25। बस इसको आप लेफ्ट उधर ले जाएंगे, 2p स्क्वायर माइनस 22p इसको इधर ला के घटा देते हैं। बताइए 11 में से 5 गया कितना 6, और फिर यहाँ पे 7 में से 2 गया 5। देखिए 2 सब में से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 आ गया। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, यानी कि द्विघात समीकरण। क्या यहाँ से सॉल्व करके हम लोग p का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। चलिए हम लोग यहाँ से p का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आ गया बताइए 28 आया है, तो 28 का फैक्टर कर लेते हैं। 28 का फैक्टर क्या हो जाता है 2 दूनी 4 7 28, हमको बीच में कितना लाना है 11 लाना है ना, तो 2 दूनी 4 और 7 4 11 हाथ हो गया, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताइए यहाँ कर देते हैं पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 4p प्लस 28 इज इक्वल टू 0। p कॉमन ले लेते हैं, p माइनस 7 प्लस फिर यहाँ पे -4 कॉमन ले लेते हैं, तो p माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बताइए p का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 भी हो जाएगा और 7 भी हो जाएगा। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। ऑप्शन में क्या है a में 3 है, b में 5 है और c में 4 है। तो बताइए अगर इसमें दोनों ऑप्शन मैच करता तो ऑप्शन डी लगाते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 मैच हो रहा है तो ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 क्वेश्चन यहाँ देखिए आप लोग, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव संख्या के घनों में काटा जाता है। सिंपल समझिए कि एक घन है, ठीक है, एक बड़ा सा घन था। आप लोग अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो घर में अगर पनीर वगैरह लाते होंगे तो पनीर ऐसा क्यूब का आकार का ही होता है, तो जब बनाना होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कट करते हैं ना, घर में हम लोग कट करते हैं, भाभी लोग मंगवाती है काटते हैं अम्मी, ठीक है। तो ऐसा कुछ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और इसको ना कट करना है 1 सेंटीमीटर वाला छोटा छोटा घन में कट करना है। तो बताइए हम किसी भी वस्तु को जो कि 3D आकृति में हो, अगर उसको हम लोग काट के भी अलग कर देंगे ना तो वॉल्यूम का भी चेंज नहीं होता है। तो पहले ना इसको हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, तो क्या होता है घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, तो यानी कि आयतन यानी कि वॉल्यूम निकल जाएगा 5 5 25 25 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसी को ना हमको छोटा छोटा क्यूब में काटना है, ठीक है, जिसका माप कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 1 है, तो 1 का क्यूब 1 ही हो रह जाएगा, यानी कि टोटल ऐसा कितना हो जाएगा 125 को मेरा क्या हो जाएगा छोटा छोटा पनीर का टुकड़ा हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो छोटा छोटा 125 पीस बनेगा। तो क्या पूछा है कि बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो बड़ा वाला है तो इसको बड़ा ए मान लेते हैं, और ये छोटा वाला है तो इसको छोटा ए मान लेते हैं, हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो एक बात बताइए हमको, बड़ा वाला घन है ना, कौन है ये है, जिसका कितना दे रखा है मेरा भुजा 5 है और इसका कितना 1 है। बताइए तो 6 इंटू ए का वैल्यू 5 5 25 25 है 150, और इसका निकालिए तो 6 गुने इसका कितना 1 है, यानी कि 6। ये मेरा निकला क्या बड़ा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये छोटा घन के एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। मतलब जब हम पनीर छोटा छोटा काटे थे उसके एक क्यूब है, उसका मेरा निकला है कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है, ठीक है ना। तो बताइए, और ये कितना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक क्यूब का निकला है ना छोटा वाला का। तो ऐसा कितना 125 है ना, तो अनुपात निकाल देते हैं हम लोग। देखिए तो बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग, तो बड़ा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 150, बिल्कुल ऐसा होगा, और छोटा वाला कितना तो 6 ए होगा 6, तो 125 होगा 125 गुने 6 काट देते हैं।
तो बताइए कितना से कटेगा, 25 छक 150, 25 पचे 125, 6 से 6 यानी कि 1:5। ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC में एंगल ए का समद्विभाजक AD है। अगर AB बराबर 6.4 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 5.6 सेंटीमीटर हो तो DC की लंबाई या DC का माप बताइए। देखिए सिंपल समझिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है ना। और बोला है कि इसका एंगल बाई सेक्टर यानी कि जो है वो ABC, ठीक है। एंगल A का समद्विभाजक यानी एंगल बाई सेक्टर कौन सा, AD है। तो ना इसमें DC का वैल्यू पूछा है, यही पूछा है। वैल्यू बाकी दे रखा है, BD का वैल्यू 5.6 दे रखा है और AB का वैल्यू मेरा दे रखा है 6.4 और AC का वैल्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए जब भी अगर एंगल बाई सेक्टर का क्वेश्चन होना है तो जिस कोण से सामने वाली भुजा को काटती है वो उसी समान अनुपात में काटती है। मतलब सिंपल कहने का मतलब AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा DC, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। यानी कि AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा DC पुट कर दीजिए वैल्यू। और क्या बताइए, AB का वैल्यू क्या है 6.4, AC का वैल्यू क्या है 8 है, BD का वैल्यू क्या है 5.6 और DC तो निकालना ही है तो DC को x माने तो x लिख देते हैं। बताइए दशमलव से दशमलव खत्म, 88 64 8 7 56, तो क्या कह सकते हैं कि x का वैल्यू 7 होगा, 7 सेंटीमीटर, जो भी ऑप्शन आपका हो जाएगा A। कह रहा है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का योग। सिंपल समझिए कि दो संख्या थी, उसकी LCM और HCF का योग दे रखा है मेरा कितना 1260। यदि उनका LCM मतलब लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक से 900 अधिक है, मतलब LCM जो है HCF से 900 अधिक है, LCM है जो HCF से 900 अधिक है, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि L माइनस H बराबर 900 लिख सकते हैं ना। तो बताइए हमेशा जानते हैं कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल बराबर वैल्यू निकालना है तो दो जोड़ करके 2 से भागा कितना हो जाएगा 0 6 9 और 9 2 11 के हाथ में 1, 12 9 21 होता है बटा 2। L का वैल्यू हो जाएगा कितना 10 दूनी 20 8 दूनी 16, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह H घटा करके 2 से भागा, घटाइए तो 0 6 9 3 12 यानी कि 18 दूनी 36 180। तो पूछा क्या है तब उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो बताइए ये दोनों का गुणनफल पूछा है और क्या गुना कर दीजिए सिंपल, 2 को 0 तो लास्ट में हो ही जाएगा, लास्ट में लगा दीजिए, दोनों हटाइए, अब गुना कीजिए कितना हो जाएगा 64 4 हाथ में 6 64, ठीक है। 8 एकम 8, फिर कीजिए 1 से गुना तो 8 0 1 4 814 4 हाथ में 1 8 1 9 और वहाँ से क्या है 1944 यानी कि 1,94,400 ऑप्शन है, ऑप्शन बी 1,94,400। कह रहा है अगला, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज कैसी होगी। तो सिंपल समझिए, इसमें लिखने का पेन का जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई भी त्रिभुज होगा और उस कोण का समद्विभाजक है जो उसके विपरीत भुजा को समद्विभाग मतलब बराबर बराबर भागों में अगर डिवाइड करती है काटती है तो हमेशा ना 2 ही त्रिभुज में अप्लाई होता है, याद रखिएगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, यही दोनों में होगा। तो ऑप्शन ना आप लोग A और C दोनों मैच कर रहा है, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं D, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। एक मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से जाने वाली सरल रेखा पर मीनार पाद से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर किन्हीं 2 बिंदु से उन्नयन कोण के साथ एक दूसरे से क्या है पूरक है। सिंपल समझिए, पहले क्वेश्चन आप लोग ड्रॉ करना सीखिए फिगर। अगर फिगर सही ड्रॉ हो गया मैथमेटिक्स में तो आप आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। आइए क्या बोला है कि ये है 4 मीटर और ये पूरा कितना है 9 मीटर, ठीक है। और क्या बोला है कि ये जो कोण है दोनों एक दूसरे का पूरक है। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यही होता है पूरक का नियम, ठीक है ना। तो बताइए इसको अगर x मान लेते हैं, पूछा क्या है ऐसे इसमें, तो मीनार की ऊंचाई, हाँ यही तो पूछा है, तो मीनार की ऊंचाई हम लोग h मान लिए। तो बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, tan थीटा के जगह पर क्या है 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि h बटा 4। अब उसमें आइए इसमें भी tan का लगाते हैं, तो tan थीटा बराबर यानी कि tan
थीटा बराबर एच बट्टा, बताइए यहाँ बी यानी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। चलिए क्या हम लोग tan 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा एच बटा 4 यानी कॉट थीटा का वैल्यू। अब बताइए कॉट tan थीटा यहाँ पर है ना, तो tan थीटा को हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा h/9। बताइए कॉट थीटा का वैल्यू कितना है h/4 है, 1 बटा h बटा 4 बराबर h बटा 9। इसको अगर ऊपर भेजेंगे h/4 तो 4 ऊपर चला जाएगा ना, तो 4 इज इक्वल टू h/9। तो 9 चौको 36। हाँ और ये h भी तो h गुना होगा ना, तो h स्क्वायर हो जाएगा 9 चौको 36, h स्क्वायर बराबर 36, तो h का वैल्यू 6 यानी कि 6 मीटर मेरा मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर स्क्वायर है, सॉरी एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, सिंपल समझिए अगर कोई समचतुर्भुज दे रखा है, ठीक है ऐसा कुछ, तो उसका समचतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं 2 विकर्ण होते हैं, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो सबसे पहले समझिए कि जो समचतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ये क्या चीज़ बराबर, क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है ना। क्या चीज़ का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो बताइए क्षेत्रफल कितना दे रखा है 480, जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लिखना जरूरी है। 1/2 d1 का वैल्यू मतलब एक विकर्ण की लंबाई कितना दे रखा है 20, d2 निकाल दीजिए, कटेगा 10 हो जाएगा, यहाँ से 0 कटेगा यानी d2 की लंबाई कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। ये d2 की होगी, अगर ये मान लीजिए d2 रहा होगा और ये रहा होगा d1, तो d1 कितना था 20 था, तो d2 कितना हो जाएगा अभी 48। अब बताइए क्या पूछा है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई। अगर आपने अगर क्लास 9-10 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, जब वो कट करती है तो हमेशा ना समकोण पर कट करती है, बिल्कुल 90 डिग्री पर कट करती है। तो बताइए ये पूरा जो विकर्ण है ये पूरा 48 है और ये भी समकोण पर कट करने के बाद भी वो ना आपस में समद्विभाग करती है, मतलब समान समान 2 भागों में विभाजित करती है। तो बताइए पूरा क्या है मेरा 48 है तो ये 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, ये पूरा 20 है तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अब बताइए क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला देखिए तो गौर से, यहाँ पे 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये 24 है ये 10 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा कर्ण नहीं निकलेगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि ये पाइथागोरस प्रमेय है। एच का वैल्यू हमको निकालना है, पी कितना है 24 का स्क्वायर कितना 576, बी कितना है 10 का स्क्वायर 100, 576 प्लस 100 676, एच बराबर √अंडर 676, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 26, क्या चीज़ में था सेंटीमीटर में। तो एच मेरा जो एच निकला वो क्या होगा मेरा समचतुर्भुज का भुजा यानी कि 26 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2a का पावर 7 लिखिए, 2a का पावर 7 माइनस 128a। बताइए इसी को सॉल्व करके ना गुणनखंड पूछा है तो नॉर्मली आप लोग इसको कर सकते थे, ये कोई बनाने वाली चीज़ नहीं है। 2a कॉमन ले लीजिए, सबसे पहले क्या बचेगा a का पावर 6 बचेगा, माइनस यहाँ पे जब a कॉमन ले लिए तो कांस्टेंट बचेगा, कांस्टेंट में 2 से डिवाइड देंगे तो 64 बचेगा, ठीक है। अब बताइए 2a तो सारा मेरा ऑप्शन में है, सबसे पहले b और c, a तो ऐसे ही खत्म हो गया, b और c में सब चूज करना है कौन होगा। तो बताइए क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, AQ का स्क्वायर माइनस 8864 ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि 2a, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं, ए क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, सेम इसी तरह यहाँ भी 2 का क्यूब हो गया। अब बताइए
2a तो सेम वैसे ही रह जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो लिखिए a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ना, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए और भी कुछ क्या क्या ऑप्शन मिलाइए। 2a इंटू ए प्लस 2a प्लस 1 ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2a। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आप सी मिलाइए, यही आया है बिल्कुल। ऑप्शन सी डिट्टो मैच है, 74 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन सा रेखा युग्म समानांतर नहीं हो सकता है? ऑप्शन से चलिए, सबसे पहले एक वृत्त यानी कि सर्कल ड्रॉ करते हैं। हो गया, मान लीजिए सर्कल है, ये सेंटर है उसका। तो क्या दो जीवाएं समानांतर हो सकती है? बिल्कुल होती है। अगर एक ये जीवा ले लेते हैं, एक ये जीवा ले लेते हैं, तो बिल्कुल पैरेलल हो सकती है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। दूसरा, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा। देखिए तो मान लीजिए एक ये जीवा है और एक स्पर्श रेखा, अगर यहाँ पर ले लेंगे तो ये भी तो पैरेलल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। ऑप्शन बी भी कट गया। सी, दो व्यास। तो एक बात बताइए, व्यास हमेशा सेंटर से गुजरता है। जो व्यास होता है वो वृत्त के केंद्र से ही गुजरता है। ये भी गुजरेगा, ये भी गुजरेगा, मतलब जितना भी हम लोग लेंगे ना, ये सारा क्या है? व्यास है। क्या पता है इसमें से कोई भी ऐसा व्यास होगा जो कि दूसरे व्यास, मतलब इसी त्रिभुज, इसी वृत्त के किसी दूसरे व्यास के पैरेलल होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि एक ही सेंटर से गुजर रहा है। और कभी भी दो लाइन पैरेलल होने के लिए सेंटर अलग अलग होना चाहिए। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दो व्यास कभी भी समानांतर रेखा नहीं बना सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। एक थैले में 5 लाल गेंद है। चलिए रेड वाला कितना है? 5 है। और नीला वाला है, मतलब कि ब्लू कितना है? नहीं पता है, x मान लिए। कर यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीला वाला यानी ब्लू वाला ना, तो ब्लू नहीं पता है तो x। ठीक है, और टोटल नीचे लिखते हैं हम लोग। जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 प्लस x। ठीक है, की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी है। तो लाल गेंद कितना है जी? 5 है। इसके निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 5 बाई टोटल यानी कि x। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी है, मतलब कुछ ऐसा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए और क्या। तो कह रहा है तो थैले में स्थित नीली गेंदों की संख्या यानी x का वैल्यू निकल जाएगा, वही नीला यानी ब्लू वाला हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितना हो जाएगा? सबसे पहले देखिए ये कटेगा।